जय हिंद जय भारत। और मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन जो है संविधान का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इससे पहले हमने जो है जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं होती हैं, क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसे शपथ कौन दिलाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इस सब टॉपिक के बारे में हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो स्टार्ट करते हैं अपन। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां व अधिकार। तो हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां व अधिकार। हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती है, जबकि जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर? अब बात आती है कि फिर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, तो फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है, तो इन सब के बारे में जो है अपन हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू करेंगे अपन। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति, संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं व अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मतलब संघ की जितनी भी शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह अनुच्छेद पूर्ण रूप से आपको जब समझ में आएगा जब आप अनुच्छेद 74 के बारे में पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका की जो शक्ति उसमें निहित है, इसका प्रयोग जो करेगा वो सलाह के आधार पर करेगा, वो सलाह के आधार पर करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका की शक्ति को स्वयं प्रयोग कर सकता है, वह स्वयं प्रयोग नहीं करेगा, वह सलाह के आधार पर प्रयोग करेगा। अब सलाह किसकी? सलाह मंत्री परिषद की। सलाह किसकी भैया? मंत्री परिषद की। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वह अध्यक्ष होगा कौन? आपका प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल नंबर 53 और आर्टिकल नंबर 74 को जब हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तब क्या निकल के आता है? यह निकल के आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करेगा। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वह संघ की शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता, वह संघ की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मंत्री परिषद के द्वारा उसको सलाह दी जाएगी, क्या वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है या उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है? तो इस संबंध में हमें दो संविधान संशोधन पढ़ने पड़ेंगे। तो इस संबंध में हम दो संशोधन पढ़ेंगे। एक है 42वां संविधान संशोधन, 42वां
संविधान संशोधन 1976 और भैया एक है हमारा संविधान संशोधन, एक है हमारा 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978। अब देखते हैं, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले संविधान में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ नहीं था कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है या राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, अर्थात राष्ट्रपति वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद उसे करने के लिए बोलेगी, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्यकारी है। क्लियर है। इसी में एक प्रोविजन और जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और भैया वो क्या जोड़ा गया, इसमें यह जोड़ा गया कि जब मंत्रिपरिषद पहली बार राष्ट्रपति के पास अपनी सलाह भेजेगी, सलाह भेजेगी कहां पर, सलाह कौन भेजेगी, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद सलाह भेजेगी और भैया सलाह भेजेगी वो राष्ट्रपति के पास। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें दो चीजें बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को पहली बार में मान लेगा कि जो मंत्रिपरिषद ने उसको सलाह दी थी वह उस सलाह को मान लेगा, या क्या कर सकता है, वह उसे पुनर्विचार के लिए, वह उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। जब इसके द्वारा क्या किया गया, यह किया गया कि जब मंत्रिपरिषद अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगी तो राष्ट्रपति उसकी सलाह को मान सकता है, अगर नहीं मानेगा तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास एक बार भेज सकता है। परंतु यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो दोबारा वाली कंडीशन में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। मतलब पहली बार जब सलाह भेजेगी तब बाध्यकारी नहीं है, वह मान भी सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। परंतु यदि मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के बाद दोबारा सलाह राष्ट्रपति के पास भेजी तो संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब दोबारा उसके पास सलाह भेजी जाएगी पुनर्विचार के बाद तो उस सलाह को मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति क्या है, बाध्यकारी है। तो इस दोनों अनुच्छेद को एक साथ पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेगा। क्लियर है। पहली बार में राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, परंतु जब पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगी तो राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए भैया क्या है, बाध्यकारी है। क्लियर है। तो यह बात समझ में आई अच्छे से। अब इसी के साथ एक अनुच्छेद और है, एक अनुच्छेद और है भैया, वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। क्लियर है। यहां पे अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यहां से एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है, पहला क्वेश्चन यह है
कि जो मंत्री होते हैं वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रियों को कभी भी उनके पद से हटा सकता है, परंतु राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से जब ही हटाएगा जब उन्हें ऐसा करने के लिए कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री बोलेगा, क्योंकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्री हैं वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि भैया जो मंत्री परिषद होती है वह मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो मंत्री परिषद है वह किसके लिए उत्तरदायी है। तो इस डाउट को यहां पे क्लियर कर लेंगे कि एक तो आता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, और भैया एक आता है व्यक्तिगत रूप से। एक आता है व्यक्तिगत रूप से और एक आता है सामूहिक रूप से। तो यहां पर यह ध्यान दे लेना कि जो मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और व्यक्तिगत रूप से जो है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। वह राष्ट्रपति के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तो यहां से बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको एक बार और देख लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आ जाएगा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है, तो आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मंत्री परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति पहली बार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, परंतु जब पुनर्विचार के बाद सलाह राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी तो क्या बाध्यकारी है? तो हां भैया, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी है। और ऐसा जो प्रावधान किया गया है वो कौन से संशोधन से किया है? 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्रपति। क्लियर है? तो अगला स्टार्ट करेंगे, इसी की अगली शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल 53, 74, 75 इसके बारे में हमने यहां पर पढ़ा। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के निर्णय व प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देगा यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसी जानकारी मांगता है।
तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के निर्णय व प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देगा यदि राष्ट्रपति ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगता है तो यह अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 78 में। हमने ये अनुच्छेद जो पढ़े यहां से हमें यह पता चला कि भैया जो राष्ट्रपति है वह केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। तो क्या संविधान में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से भी कोई कार्य कर सकता है या स्वयं विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकता, या प्रत्येक कार्य वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वह स्वयं विवेक के आधार पर कोई कार्य कर सके, परंतु कुछ परिस्थितियां हैं कि अगर यह परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक के आधार पर भी अपना फैसला कर सकता है। कैसे देखेंगे अब राष्ट्रपति के स्वयं विवेक शक्तियां। स्वयं विवेक शक्तियां मतलब ऐसी वो कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद की सलाह पर करता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि संवैधानिक रूप से तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर यह परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी अपने फैसले कर सकता है। वह कौन सी परिस्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली कंडीशन तो यह है कि लोकसभा में चुनाव में लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले। अब मैं आपको बता रहा हूं बात क्या है। देखो भैया, सरकार उसी की बनती है जिसको लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में क्या मिलता है? बहुमत मिलता है। और लोकसभा में बहुमत के लिए, जो लोकसभा है, इस लोकसभा में बहुमत के लिए पार्टी को 273 सीटें चाहिए। यदि किसी दल को लोकसभा के चुनाव में 273 सीटें मिल जाएं तो उस दल को जो है सरकार बनती है। अब मानो कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, तब सरकार कैसे बनेगी? तब सरकार गठबंधन से बनती है। अब मानो कि सरकारों में गठबंधन भी ना हो पाए, शुरुआती दौर में कोई उनमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, तब क्या होगा? क्योंकि किसी भी दल को तो लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। वह किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है और उससे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, और बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। इस कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेक के आधार पर करता है। इसको एक बार और समझ लेंगे कि यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है और उससे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यह बात अलग है कि अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो उसे अपने पद से क्या देना पड़ेगा? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। परंतु यहां पर राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। और बात क्या है? और एक शक्ति है। मान लो कि अगर प्रधानमंत्री की उसके पद पर मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना मिले,
कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। दल के द्वारा यह डिसाइड नहीं किया जा रहा कि किसको अब हम प्रधानमंत्री बनाएं, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह उस दल के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है और उससे भी बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यदि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया तो वह प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा, और बहुमत यदि प्राप्त नहीं कर पाया तो उसको भी अपने पद से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। और कौन सी कंडीशन है? और एक कंडीशन है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में अपना विश्वास मत हासिल ना कर पाए। विश्वास मत हासिल ना कर पाए। यदि मंत्री परिषद सदन में विश्वास मत हासिल ना कर पाए तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है, और इस स्थिति में भी उसे मंत्री परिषद से सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली बात, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। कब कर सकता है? जब लोकसभा में मंत्री परिषद अपना बहुमत खो दे। जब मंत्री परिषद अपना बहुमत खो दे। बहुमत खो दे। क्लियर है? तो ये ऐसी चार स्थिति हैं जब राष्ट्रपति को बिना मंत्री परिषद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे कि यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है और उससे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। क्लियर है? वैसे साधारणता तो यह होता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसी दल के सदस्य को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, परंतु वो बाध्यकारी नहीं है। वह किसी को भी उसमें जो है प्रधानमंत्री बना सकता है और उसे कह सकता है कि भैया आप अपना बहुमत सिद्ध कर यहां पर दिखाओ। यदि बहुमत सिद्ध आपने कर दिया तो आप पद पे बने रहेंगे, और यदि बहुमत सिद्ध नहीं करा तो आपको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरी क्या स्थिति है? दूसरी स्थिति यह है कि यदि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाए और उस दल का कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है और उससे स्पष्ट बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि मंत्री परिषद विश्वास मत हासिल ना कर पाए तो उस स्थिति में वह मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है। और चौथी कंडीशन क्या है? वह लोकसभा को भी मंत्री परिषद की सलाह के बिना विघटित कर सकता है यदि मंत्री परिषद अपना बहुमत खो चुकी हो। तो इन चार स्थितियों में जो है राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद की सलाह के कार्य करता है, अन्यथा जितनी भी और परिस्थितियां होती हैं उन सब परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। क्लियर है? अब आगे के बारे में, इसकी आगे की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप समझेंगे राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसका मीनिंग यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्तियां की जाती हैं। तो समझ लेना अच्छे से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
राष्ट्रपति जो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ध्यान से देखेंगे, जो राष्ट्रपति है वह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वह वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वह संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति करता है, अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान से देख लेना कि दो ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, एक दिल्ली है और एक क्या है, पुदुचेरी है। तो इन दोनों ही संघ शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जबकि अन्य जो राज्य हैं हमारे यहाँ, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है भैया, राज्यपाल करता है। आगे से समझ लेंगे हम कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यहां से ये समझ लेना कि केंद्र सरकार में अधिकतर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उन सभी नियुक्तियों को करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। क्लियर है। और राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या दिल्ली व पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है भैया, राष्ट्रपति को होता है। तो अब अपन देखेंगे राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्तियां। तो देखेंगे भैया, राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्तियां, मनोनीत करने की शक्ति। तो देखो भैया, राष्ट्रपति जो है संसद में, संसद के जो दो सदन होते हैं, जैसे एक होता है आपका लोकसभा और भैया एक होता है आपका राज्यसभा। तो राष्ट्रपति लोकसभा में भी सदस्यों को मनोनीत करता है
और जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में भी सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में जो है वो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य जो होते हैं यह कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, सामाजिक सेवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है और राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो लोकसभा में जो इसको अधिकार है वह अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार है, और राज्यसभा में जो मनोनीत करने का अधिकार है यह संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार है। क्लियर है? तो संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है यदि उनका लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और राज्यसभा में क्या है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति की क्या है? मनोनीत करने की शक्ति है। अगली बात पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। सलाहकारी शक्ति, देखो भैया राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति के बारे में जो है वो अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो अनुच्छेद क्या भैया? 143। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां, क्षमादान करने की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां क्या है? ध्यान से देखना, एक अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अब किस संबंध में क्षमादान करने की शक्ति है? इसके संबंध में 3 बातों को अच्छे से समझ लेना। पहला, संघ विधि, दूसरा सैन्य न्यायालय, तीसरा मृत्युदंड अर्थात फांसी। अब मैं बता देता हूं आपको, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को जो है वो क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार संघ विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है संघ विधि के विरुद्ध उसने अपराध किया और इस अपराध में न्यायालय के द्वारा उसे सजा दी गई, तो इस सजा को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगली बात क्या है कि यदि सैन्य न्यायालय अर्थात यदि सेना के न्यायालय के द्वारा किसी को दंडित किया जाता है तो उसकी सजा को भी माफ कौन कर सकता है भैया? राष्ट्रपति कर सकता है। और यदि न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो उस फांसी की सजा को भी माफ करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के अनुसार। यहां से एक बात समझ लेना,
राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है। अगर किसी की 5 साल है तो उसे 3 साल भी कर सकता है, किसी की 2 साल है तो उसे 1 साल भी कर सकता है। सजा को पूर्णतया भी माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से भी माफ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा दी गई तो वह उसकी पूरी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। वह उसके रूप में भी चेंज कर सकता है। अगर किसी को फांसी है तो वह उसे उम्र कैद कर देगा, किसी को कठोर सजा है तो उसको वो सामान्य सजा कर देगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो अपना आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे रहेगा। और अभी राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, विधेयक संबंधी शक्तियां हैं, सेना संबंधी शक्तियां हैं, संविधान संशोधन विधेयक संबंधी शक्तियां हैं, धन विधेयक संबंधी शक्तियां हैं, साधारण विधेयक संबंधी शक्तियां हैं, राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति शासन संबंधी शक्तियां हैं। तो इन सब शक्तियों के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में पढ़ने लगेंगे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और कल जो है इसका नया टॉपिक बनाएंगे और उसमें भी क्या होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी। तो सब इसका एक बार जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो, आपसे पहले अनुच्छेद के बारे में समझ लेते हैं। आपसे अनुच्छेद पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भैया? 53। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 74। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 75। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के निर्णय व प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को दे, यदि राष्ट्रपति उससे ऐसी जानकारी मांगता है तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 78। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 331। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भैया वह अनुच्छेद हो जाएगा आपका 80। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 143। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार है? तो भैया अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 72। फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा रोटेट करके भी पूछ लेगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है? तो संशोधन कौन सा था? 42वां। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी मंत्री परिषद की सलाह को वापस भेज सकता है? तो वह संविधान संशोधन कौन सा था भैया? 44वां। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।